हाय व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठीक तुम्हारे पीछे, जो कि मानव कौल द्वारा लिखी गई एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसका पहला शीर्षक है आसपास कहीं। कल रात एक सपना देखा। मैं अपने शरीर के भीतर कैद हो गया हूँ। मेरा शरीर सो रहा है और मैं उसे भीतर से ठोकरें मार मार कर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। शरीर सोया पड़ा है और मैं अपने ही शरीर के भीतर तड़प रहा हूँ, सांस की नली के आसपास कहीं। पिताजी ने कहा था कि जब बड़ा होगा तो मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा, तब जो मर्जी आए वह करना। मैंने सोचा था बस एक बार बड़ा हो जाऊँ, फिर देखना, दिन भर खेलता रहूँगा, पतंग उड़ाता रहूँगा। कोई पढ़ाई की बात भी करेगा तो उसे एक लात मारूंगा, कोल्हे के आसपास कहीं। माँ बहुत देर तक नीलकंठ को खोजती रहती थी। सुबह उठते ही पेड़ पेड़ खोजती रही। नीलकंठ दिखते ही उस पेड़ के चक्कर काटती और बुदबुदाती जाती। नीलकंठ, तुम नीले रहियो, मेरी बात राम से कहियो। राम सोए हों तो जगा कर कहियो। कभी नीलकंठ बीच बात में उड़ जाता तो कभी वह देर तक माँ को ताकता रहता। कुछ दिन पेड़ पेड़ नीलकंठ खोजने में भी माँ के साथ गया हूँ। मैं माँ से एक बार कहा कि आपकी कौन सी बात है जो आप राम से कहना चाहती हो। माँ ने एक जोर की चपत लगाई मुझे कान और गाल के आसपास कहीं। मैं अगर नीलकंठ होता तो क्या करता। माँ की बात सुनकर मैं राम के पास जाता और कहता कि एक बूढ़ी औरत जो लगातार बूढ़ी होती जा रही है, वह एक बात मुझसे कहती है कि मैं आपको आकर कह दूँ, पर हर बार वह बात मुझे नहीं बताती कि मैं उसकी क्या क्या बात आपसे आकर कह दूँ। मैं नीलकंठ होता तो पेड़ पर नहीं बैठता। पेड़ पर बैठने से बार बार राम के पास जाने की जिम्मेदारी पड़ जाती। मैं मकानों पर बैठता, काया के मकान के आसपास कहीं। काया के मकान की छत से बाहर बाजार दिखता होगा, क्योंकि मैं जब बाजार में घूमता हूँ तो मुझे बाजार से काया के मकान की छत दिखती है। काया का मकान बहुत सारे मकानों से घिरा है, जिससे काया बहुत सारे लोगों से घिरी रहती है। काया के मकान तक पहुंचने में बहुत से बाजारों, घरों से होकर गुजरना पड़ता है। तब भी वह मकान कभी अकेला नहीं मिलता। वह बहुत मकानों से घिरा मकान है। जैसे काया, काया बहुत से लोगों के किले में बंद है। उस तक पहुंचना असंभव है। मुझे पीपल का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, जो नदी के किनारे किले के ऊपर उगा हुआ है। मैंने कई बार सपना देखा कि मैं पीपल का पेड़ हूँ और काया मेरी छाया के भीतर कहीं बैठी हुई है, और जब वह मेरे पेड़ की छाया तले सो जाएगी तब मैं उसके घर में घुसूंगा और हमेशा हमेशा के लिए छुप जाऊंगा उसके बिस्तर के आसपास कहीं। दिन में बाजार घूमते हुए अचानक जीवन दिखा। जीवन यायावर है। जीवन अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है। उसकी कमीज से पसीने की बदबू आती है। वह जब भी दिखता है मुझ पर थोड़ा हंस लेता है। मैं कई बार बीच सड़क को छोड़कर गलियों में छिप जाता हूँ। जीवन का सामना करने से घबराता हूँ। जीवन की उम्र मेरी उम्र के आसपास ही कहीं है। वह हमेशा अचानक मुझसे टकरा जाता है, कहता है कि चलो बैठकर बातें करते हैं। मैं उसके साथ कभी नहीं बैठता हूँ। मैं उससे खड़े खड़े बात करता हूँ। खड़े खड़े बात करने में एक चलतापन होता है, जिस पर मैं हमेशा सहज बना रहता हूँ। बैठकर बात करने में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बैठकर बात लंबी चलती है, फिर खड़े होने की गलियाँ खोजनी पड़ती हैं। बैठकर बात करने में बहुत देर खड़े होकर भी बात होती रहती है। बैठे बैठे आप सीधे जा नहीं सकते, जबकि खड़े खड़े बात करने में आप सीधे कहीं जा सकते हैं। जीवन बिठाकर बात करना चाहता है और मैं खड़े खड़े चल देना। जीवन ने मिलते ही सीधे संवाद शुरू किया, चलो बैठकर बात करते हैं। मैं खड़ा रहा। कुछ देर में नहीं बैठूंगा की जिद समझकर जीवन खड़े खड़े बात करने की कोशिश करने लगा। खड़े खड़े बात करने में वह हकलाने लगता था। तो जीवन कैसा चल रहा है, उसने पूछा। कट रहा है, मैंने कहा। तुम कहीं जाने वाले थे? हाँ, मन बदल गया। शरीर में मन ठीक ठाक कहाँ होता है जानते हो? दिल के आसपास कहीं ना। फिर कहाँ होता है मन? जिस जगह से रोंगटे खड़े होना शुरू होते हैं, उसके आसपास कहीं।
मैं चकित उसे देखता रहा। किसी काम से कहीं जल्दी पहुंचने के बहाने मैं खोजने लगा। फिर अचानक एक सवाल याद हो आया, और रोंगटे खड़े होने की जगह कहाँ है शरीर में? मैंने पूछा। जिस जगह से शरीर में शिरहन शुरू होती है, उसके आसपास कहीं। मैं चुप हो गया। मैं जानता था कि इस तरह की बातों का कोई अंत नहीं होता है। जीवन मेरे हाथों को देख रहा था। मैंने अपने हाथों को जेब में डाल दिया। मैं सच में सिहरन महसूस कर रहा था, अपनी पीठ के आसपास कहीं। फिर मैं सोचने लगा कि सच में यह शरीर के ठीक ठीक किस भाग में से उठ रही है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? जीवन बोला। किस बारे में? मैंने पूछा। कि तुम कहीं जाने वाले हो। मैं हमेशा से ही कहीं चले जाना चाहता हूँ। इस बार मैं सच बोलने पर आमादा था। तो तो क्या हुआ? तो गए क्यों नहीं? शरीर ने साथ नहीं दिया। तुम तो कह रही थी कि मन बदल गया। मन शरीर है। अभी भी कहीं जाना चाहते हो? हाँ, अभी ठीक इसी वक्त मैं कहीं चले जाना चाहता हूँ। कहाँ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस बार मुझे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ा। जीवन मेरे सामने से मुस्कुराकर चल दिया। मैं बाजार में अकेला खड़ा रहा। जीवन जा चुका था। कहाँ जाऊँगा का जवाब मैं नहीं दे पाया। मैं आगे बिना किसी दिशा के चलने लगा। कहाँ जाना चाहता हूँ मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, मुझे यह भी नहीं पता। बाजार पीछे छूट चुका था। मैंने अपने आप को किले के पास पीपल के पेड़ के नीचे पाया। नीचे नदी बह रही थी। तभी मुझे उत्तर मिल गया। मैं जाना चाहता हूँ नदी के उद्गम के आसपास कहीं। पिताजी घर की दीवार के पीछे डॉट डॉट करने जाते। मुझे उनको सहारा देना होता था। सो मैं नीलकंठ की सालों की खोज में कभी कभी माँ का साथ नहीं दे पाता था। पिताजी डॉट डॉट करते हुए जर्जर और दयनीय लगते थे। सो मैं उनकी तरफ कम ही देखता था। मैं उस वक्त आसमान ताकता था जहाँ सुबह होने का उत्सव होता था। पिताजी कहते, ऊपर क्या दिखता है? ज़मीन पर से निगाहें कभी नहीं हटाना, वरना कब ठोकर खाकर गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। पिताजी के सारे उपदेश ऐसे होते जैसे हम जी नहीं रहे हैं, कोई जंग लड़ रहे हैं, हारे तो मौत। पिताजी बहुत डरे हुए रहते थे। वह घर में आए हर आदमी को दुश्मन का आदमी मानते थे। कुछ लोग जब घर के सामने से तेज़ तेज़ बातें करते हुए जाते तो पिताजी सतर्क हो जाते। उन्हें लगता कि उन लोगों की बातों में कोई कोई कोड छिपा हुआ है। वह घर में दीवार पर कान लगाकर सुनते। दूर से देखते हुए लगता है कि पिताजी दीवार से कान खुजला रहे हैं। वह बहुत चालाक हैं। यह वह किसी भी नए आगंतुक को अपने दूसरे या तीसरे वाक्य में ही बता देते थे। नया आगंतुक अधिकतर मेरा कोई दोस्त होता तो मुझे ताकता रहता। इकलौता होना कई बार बहुत भारी पड़ जाता था। पिताजी मुझे चालाक बनाना चाहते थे और माँ नीलकंठ। माँ बाप दोनों की अपेक्षाओं का बोझ उठाने के लिए हमेशा कंधे कमज़ोर पड़ जाते। जब भी कंधों को सीधा करने की इच्छा होती मैं चल देता काया के घर के आसपास कहीं। एक दिन काया अकेली बाजार में दिखी। मैं बहुत देर उसके अगल बगल खोजता रहा कि वह किसी के साथ तो होगी। अकेली काया, मैंने इसकी हमेशा कल्पना की थी। मुझे पीपल का पेड़ याद हो आया और याद आया काया का उसके नीचे सो जाना। मैं उसके पीछे हो लिया। वह सलवार सूट की दुकान में घुस गई। मैं बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। तभी पीछे से मुझे जीवन की आवाज़ आई। अरे, तुम यहाँ? चलो बैठकर बातें करते हैं। मैंने जीवन को गुस्से से देखा। जीवन कुछ देर मेरा गुस्सा मेरी आंखों में पड़ता रहा। अंत में मैंने ही आंखें हटा लीं। काया को देखा। वह अभी भी बहुत से सलवार सूट में अपनी पसंद खोज रही थी। तभी मुझे मेरे कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने कनखियों से देखा। जीवन मेरी बगल में खड़ा था और खुसर पुसर करके मुझसे कह रहा था, तुम एक पत्थर छोड़ते हो तो दूसरा पत्थर उठा लेते हो। भारी पत्थरों को ढोते रहना तुम्हारी आदत है, जिसे तुम बाज नहीं आते हो। हल्के रहो, छोड़ो पत्थर। जीवन कहता जा रहा था। तुम वह बच्चा हो जो अंत में अपनी माँ को बचा लेना चाहते हो, अपनी कब्र में लेटे रहने के स्वप्न देखते हो, पर इधर उधर के गड्ढों से बचते फिरते हो। तभी काया उस दुकान से बाहर निकली। मैं जीवन को छोड़कर
अलग खड़ा हो गया, मानो मैं उसे जानता ही ना हूँ। काया 2 कदम दुकान से नीचे उतरी थी कि उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। वह थम गई। वह एकटक मुझे देखे जा रही थी, जैसे मुझे बहुत पहले से जानती हो। तभी मुझे उसके पीछे अभी अभी उगा पीपल का पेड़ दिखा। वह अचानक झिप गई और निगाहें नीचे किए बाजार की गलियों में घुस गई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो जीवन गायब था। मैं बिना वक्त गवाए काया के पीछे ही हो लिया। काया कुछ देर में बाजार से अलग हो गई और एक सुनसान गली में प्रवेश कर गई। मैं अभी तक काया के बहुत पीछे था। मैंने अपनी गति बढ़ाई। उस सुनसान गली के मोड़ पर काया रुक गई। मैं रुकते रुकते उसके करीब कहीं रुक गया। काया पलटी। क्या है? काया ने पूछा। तुम्हारा नाम काया है ना? मैंने पूछा। नहीं। और वह हंसने लगी। फिल्मों में जैसे नायिका की सहेलियां हंसती हैं, ठीक वैसे। मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। परीक्षा सिर पर है, बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं तुरंत मान गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। जीवन। मैंने जीवन क्यों कहा? मेरा नाम जीवन नहीं है। ओह ओह, जीवन अच्छा नाम है। यह कहकर वह चल दी। मैंने सोचा बस यही है अपने प्यार से पहली मुलाकात, बस इतनी ही। नहीं, कुछ और भी है इसमें। मैं काया के पीछे भाग लिया। कुछ गलियों तक काया मुझे पलटकर देखती रही। फिर वह एक बाजार में निकल आई। मैं बाजार में काया के बहुत करीब आ गया और भीड़ की आड़ में मैं उसका हाथ छूने की कोशिश करने लगा। काया मेरे हर स्पर्श पर फिल्म में नायिकाओं की सहेलियों की तरह हंसती। इस छुअन छुलाई में मैं बहुत देर तक उस भाव को खोजता रहा जिसे प्रेम कहते हैं, पर उसे प्रेम नामक भाव का शरीर में कहीं भी संचार नहीं हो रहा था। इतने में पता नहीं कब काया अपने घर के करीब पहुंच गई। तभी उसने अपनी चाल की गति बढ़ाई और 2 हट्टे कट्टे नौजवानों को भाई भाई कहकर संबोधित किया। मैं अपनी डरपोक सतर्कता पर स्तब्ध बना रहा। काया की पीठ मेरी तरफ यानी बाजार की तरफ थी, पर उसके दोनों भाइयों की आंखें भीड़ में किसी को टटोल रही थीं। मैं शुरू से ही डर को सूंघ लेता था। काया पलटी और उसने सीधे मुझे देखा और एक क्रूर मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। काया ने हाथ के इशारे से अपने भाइयों को बाजार की भीड़ की तरफ धकेल दिया। काया ने ठीक मेरी तरफ इशारा नहीं किया था। उसके भाई भीड़ को चीरते हुए घुसे और जो भी जवान सा लड़का दिखा उसे चपतियाने लगे। 2-3 चपत मुझ में भी पड़े। दोनों भाई जीवन कौन है नाम की रट लगा रहे थे। मेरे कान और गाल सुन्न थे। दिमाग के अंदर कोई सुन्न सुन्न शब्द का जाप कर रहा था। कुछ समय बाद मैंने खुद को अपने बिस्तर में पस्त पाया। काया, काया नहीं माया निकली। इन सब में प्रेम कहाँ था? आकर्षण था। हाँ, आकर्षण। जब काया बहुत क्रूरता से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी तब मैं सबसे ज़्यादा उसके प्रति आकर्षण अनुभव कर रहा था। तभी ठीक उसी वक्त मैंने पहली बार हलचल महसूस की अपने दोनों जांघों के बीच में कहीं। मेरे पिताजी ने कई बार वॉशरूम जाने के लिए घंटी बजाई और हर बार मैं ही उन्हें वॉशरूम कराने पीछे ले गया। बाथरूम में वह एक बार गिर चुके थे, जिसकी वजह से उनके कूल्हे की हड्डी चटक गई थी। इस वजह से वह बाथरूम में टॉयलेट करने से घबराते थे। हर घंटी पर मेरे दर्शन उनकी आदत में शुमार नहीं था। चौथी बार जब वह टॉयलेट कर रहे थे और मैं बिना बादल के आसमान में काया की तलाश कर रहा था, तो उन्होंने कहा, जवानी में बाप की इतनी सेवा खतरनाक है। किसके लिए? मैंने पूछा। किसके लिए मतलब? किसके लिए मतलब मेरे लिए या आपके लिए? पिताजी गुर्राए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। वह जब भी गुस्से में होते थे तो उनके मुंह से झाग निकलने लगता था। मैंने उनकी जेब से रुमाल निकाला और झाग साफ किया। उनका गुस्सा उनसे बहुत कुछ बोलवाना चाहता था, पर उम्र के कई मोड़ मुड़ने के बाद वह अब एक सीध में चलना भूल चुके थे। एक बात पर बहुत देर बने रहना भी। वह कभी कभी मुझसे कहते थे, बेटा बहुत कठिन जीवन था। आज सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे चेहरे पर कोई भी भावना पाकर मुझ पर बरस पड़ते। आज मैं सोचता हूँ तो मेरे पास कितने हज़ारों किस्से हैं उनके बारे में, जो लोग बहुत करीबी और
बेकारी का जीवन जी रहे थे। नंदू का पिता पहले ठेला लगाता था, आज उसकी दुकान है। चीरू का पिता मिल मजदूर था, आज वह थोक का बड़ा व्यापारी है। रामू का बापू रामू काका हमारे घर में नौकर था, आज रामू हमारे घर में नौकर है। यह संघर्ष थोड़ा अलग है और इस संघर्ष का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। रामू यानी रामू काका का बेटा दोनों आवाज़ों पर प्रकट होता है। अगर आप रामू चिल्लाओ तब भी और अगर रामू काका चिल्लाओ तब भी। घर वालों को रामू काका बुलाने की आदत है। रामू उस आदत को समझता है, अपने को खुद के नाम से पुकारे जाने की जिद नहीं करता। असल में रामू काका का नाम बलविंदर सिंह था, पर नौकरों के उस समय के पॉपुलर नाम के रामू सबसे ऊंचे पायदान पर था, सो बलविंदर रामू हो गया। रामू काका को शायद आजकल के नौकरों के नाम पसंद नहीं आते थे, सो उन्होंने अपने बेटे के पैदा होते ही उसका नाम रामू रख दिया। रामू की उम्र मेरी उम्र लगभग बराबर है। पिताजी को मुझसे ज़्यादा रामू की शादी की चिंता खाई जाती है। वह चाहते हैं कि वह गांव की एक ऐसी औरत ढूंढ कर लाए जो रामू का दिमाग खराब ना करे और रामू अपना बच्चा होने पर उसका नाम रामू ही रखे। बचपन में रामू घर का सारा काम निपटा कर शाम को मेरे साथ खेलने के लिए थोड़ा सा समय निकाल लेता था। वह मेरे साथ खेलता भी किसी काम की तरह था, अगर थक जाता तो रुकता नहीं था, खेलता रहता। गलती से अगर जीत जाता तो माफ़ी मांग लेता। एक बार रामू और मैं बड़े होकर क्या बनेंगे का सपना वाला खेल खेल रहे थे। मैंने उस वक्त के सारे पॉपुलर सपने रामू को गिना दिए और रामू ने कहा कि वह ट्रेन चलाना चाहता है। मैं चुप बना रहा, बस उसका यही सपना था। वह सपना सुनाते वक्त उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जिससे मुझे आज तक जलन महसूस होती है। मैंने उसके बाद उसके साथ खेलना बंद कर दिया। मैं आज तक अपने सपने जैसा कुछ भी नहीं बन पाया। फिर भी मैंने रामू को हरा दिया, पर आज भी जब कभी मैं ट्रेन देखता हूँ तो भीतर कहीं कोई चीखता और मैं सोचता हूँ कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ जहाँ ट्रेन न चलती हो और जहाँ रामू कभी ना दिखे। गहरे अपने आप से यह मैं कहता भी इसलिए हूँ कि रामू से बड़ा महसूस कर सकूँ। रामू चुप रहता है, उसका मौन चुपता है, आँखों और कानों के बीच में कहीं। मैं जीवन से भाग रहा था क्योंकि जीवन को काया के दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत मारा था। जीवन ने मुझे काया को ताकते देखा था। जीवन गुड़ा भाग के बाद पिटने की वजह में मेरे हाथ होने के निर्णय तक पहुंच चुका था। बाहर जीवन था और मैं घर में कैद था। जीवन की एक आंख काली हो चुकी थी, एक गहरी चोट लगी थी कोहनी और कंधे के बीच में कहीं। मैं दोनों ही जीवन से भाग रहा था, एक जो यायावर फटेहाल मेरा दोस्त था और दूसरा मेरा जीवन जो यायावर फटेहाल मेरा जीवन था। मेरे खुद के डरों ने मेरे ही जीवन से संबंध कुछ इस तरह का बना दिया था कि मैं अपने होने में कैद था और मेरा जीवन बाहर मेरी प्रतीक्षा में था। भीतर मैं भी एक प्रतीक्षा में था किसी अनहोनी की। कुछ ऐसा हो जाए, चाहे दुखद ही सही, जो जीवन की इस गति को बदल दे। मैं अपने जीवन की इस गति का आदी हो चुका था। इतनी सहजता से यह जीवन अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर लादता गया कि मैं हर दिन एक व्यस्त दिन की तरह जीता गया। फिर एक दिन पिताजी ने पूछा, क्या करना चाहते हो जीवन में? कुछ सोचा है? मैं प्रश्न के मानी नहीं समझ पाया। क्या किया जा सकता है जीवन में? मैंने कहा, मेरे पास समय ही कहाँ है। समय मेरे पास उस वक्त नहीं था, पर अब मैं जीवन के डर की वजह से घर में कैद हूँ। सो समय है, बहुत समय घर के बाहर वाले सारे काम रामू काका का बेटा रामू करने लगा था। सो अब जीवन में क्या करना है सोचा जा सकता है। मैंने हर बार कहीं चले जाने के बारे में सोचा था। कहीं चले जाना या तो किसी चमत्कार के कारण हो सकता है या किसी अनहोनी के कारण। मैंने दोनों के इंतज़ार में बरसों से था। चमत्कार होता हुआ कहीं नज़र नहीं आता था और अनहोनी होने को है, जैसा एक कुत्ता घर के बगल की गली में चक्कर लगाता रहता, कभी देर रात रोने लगता तो कभी भौंक भौंक कर दिन खा जाता। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा जीवन अनहोनी और चमत्कार के आसपास ही कहीं था। एक दिन माँ नीलकंठ की खोज से वापस आई तो सीधे किचन में घुस गईं। उनके दैनिक जीवन में नीलकंठ के बाद पिताजी थे, फिर रामू काका, फिर रामू और बाद में मैं था।
वह नीलकंठ की खोज के बाद इसी गति से सभी से पूरे संवाद निपटा लेने के बाद घर के कभी न खत्म होने वाले कामों में खुद को खपा देती थी। लेकिन आज वह नीलकंठ की खोज के बाद सीधा किचन में घुस गई। मैं बहुत देर तक उनके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा, पर वह बाहर नहीं आई। मैं किचन के दरवाजे के पास तक पहुंचा तो माँ के सुबकने की आवाज़ आने लगी। मैं भीतर किचन में गया तो देखा वह गैस की टंकी के पास बैठी रो रही थी। मैं चुपचाप उनके बगल में बैठ गया, बिना उनको छुए हुए। मैंने पानी का गिलास उन्हें पकड़ा दिया था, जिसे वह एक सांस में पूरा का पूरा कटक गई थी, पर उनका रोना फिर भी जारी था। आंसू नहीं टपक रहे थे, पर उनका सुबकना जारी था। मैं समझ गया अगर मैं किचन में नहीं आता तो अब तक माँ अपना रोना बंद करके घर के कामों में मसरूफ़ हो चुकी होती, पर चूंकि अब उन्हें एक दर्शक मिल गया सो वह अब अपने रोने को जाया नहीं होने देंगी। अंत में मुझे सारी मनोवल करनी पड़ी। काफ़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि नीलकंठ ने उन्हें सालों धोखा दिया है। मुझे धोखे जैसी बातें सुनना हमेशा से अच्छा लगता रहा, चाहे वह धोखा खुद मैं ही क्यों न खा रहा हूँ। उसने कभी भी मेरी बातें प्रभु राम से नहीं कही। माँ ने कहा, आपको कैसे पता? मैंने पूछा। पिछले कुछ दिनों से मुझे रोज़ नीलकंठ दिख जाया करता। मैं उस पेड़ के नीचे जाती जिस पेड़ पर वह बैठा होता, जैसा कि तुझे पता ही है। ऐसा ही तो करना होता है। मैंने हाँ में हाँ मिलाई। माँ ने आगे कहा, मैं रोज़ उससे अपनी बात कहती और इंतज़ार करती कि वह उड़ जाए, पर वह मुआ टस से मस नहीं होता। मुझे लगा नाराज़ है, कुछ देर में उड़ जाएगा, पर कहाँ, थक कर मुझे ही घर वापस आना पड़ता। फिर आज वह मुझे वहीं दिख गया। मैं समझ गई उसने मेरी कोई भी बात प्रभु राम तक नहीं पहुंचाई। मैंने फिर अपनी बात कही, पेड़ के 3 चक्कर लगाते हुए, पर वह वहीं बैठा रहा। मैंने पत्थर उठाए और लगी मारने नीलकंठ को। वह उड़कर बगल वाले पेड़ पर बैठ गया। मैंने फिर पत्थर मारा, वह उड़ा और कुछ दूर जाकर फिर एक पेड़ पर बैठ गया। मैं समझ गई यह ना जाने वाला प्रभु राम के पास। मैं उसके करीब गई, उससे हाथ जोड़कर विनती की कि हे नीलकंठ, उड़कर चले जाओ प्रभु राम के पास। तब उसने उस मुए नीलकंठ ने मेरे ऊपर गंदगी कर दी। यह सुनते ही मेरे भीतर एक हंसी का गुबार फूटा, पर इस वक्त हंसना ठीक नहीं था, सो मैं हंसी दबा गया। इतना बड़ा अपशकुन, अब मैं कभी उस नीलकंठ की ओर नहीं जा सकती। अब कभी प्रभु राम तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी। इस बात पर मेरे बहुत सवाल थे मेरी माँ से, पर मुझे पता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब एक झिड़क तुझे क्या पता पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। सो मैं किचन से उठा और बाहर चला आया। माँ शाम तक अपने राम को भूल चुकी थी। वह दैनिक दिनचर्या के खेल में पूरी तरह व्यस्त थी। उनकी व्यस्तता को देखकर मैं खुद की व्यस्तता के बारे में सोचने लगा। मैं व्यस्त हूँ, पर अपनी पिछली व्यस्तताओं के बारे में यदि कोई मुझसे सवाल करे कि तुम ठीक ठीक किस काम में व्यस्त हो, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं अपनी सब्जी लाने को अपने जीवन में व्यस्त हूँ के कारण में नहीं रख सकता। तो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? अचानक मैंने अपने जीवन को अपने घर की चारदीवारी के आसपास कहीं रेंगता हुआ पाया। काया के घर की बगल से गुजरते ही हृदय गति तेज हो जाती। बहुत दिनों से वह दिखी नहीं थी, पर फिर दिखेगी की कार्यवाही में मैं व्यस्त था। तभी मुझे मेरी छिछली व्यस्तताओं से घृणा होने लगी। मुझे लगा कि मैं रेंगता हुआ एक घिनौना जीव हूँ, जिसके होने पर उस जीव को खुद उबकाई आती है। मैं तेजी से चलता हुआ चौक की तरफ पहुंचा। मुझे वहाँ काया के दोनों जवान भाई दिखे। मैं उनके सामने गया और उसने कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी बहन को छेड़ा था जीवन के नाम से। बोलो क्या कर लोगे मेरा? वह दोनों पान की दुकान पर मुंह बाए मुझे देखते रहे। फिर एक भाई ने मेरे कंधे पर धक्का दिया और कहा, चल जा, निकल ले वरना बहुत पिटेगा, चल निकल। मैं वहीं खड़ा रहा। दोनों भाई वापस पान खाने में व्यस्त हो गए। मैं पिटना चाहता था बुरी तरह। एक अनहोनी, एक आश्चर्य की तलाश में मैंने दूसरे भाई को कंधे से पलटाया और एक तमाचा उसके गाल पर दे मारा। उसके बाद सब कुछ संगीत में बदल गया।
बहुत से घूंसे, बहुत से लातें, चांटे मैं पिटता हुआ सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जा रहा था। एक तरह का नृत्य था जिसे मैं लोट-पोट होकर किए जा रहा था। अचानक सब कुछ बहुत धीमी गति से चलने लगा। मैं दोनों भाइयों के सारे वार बहुत ही सहजता से देखे जा रहा था। वह मुझ पर वार नहीं कर रहे थे। यह तो मैं था, शायद जो जैसा चाह रहा था वैसा वार खा रहा था। मुझे धीमी गति से अपनी तरफ आते हुए मुक्के दिखे। लात धूल उड़ाती हुई मेरे कूल्हे के आसपास कहीं चिपक गई। उन दोनों भाइयों के चेहरे राम और लक्ष्मण की तरह चमक रहे थे। उनके मुंह से फुफकार निकल रही थी। यह सुख था, नहीं सुख नहीं, आनंद, आनंद की परम अनुभूति। फिर एक करारी लात जो मेरे सीने पर चिपकी। मैं घिसटता हुआ सड़क के किनारे तक पहुंच गया। वह दोनों सड़क के बीचों बीच रुक गए। दोनों थक चुके थे। संगीत बीच में ही बंद हो गया। मैं लड़खड़ाता हुआ, रेंगता हुआ उनके पास गया और एक भाई को फिर जोर का चपत जड़ दिया। फिर संगीत शुरू हो गया। मैं इतना प्रसन्न बहुत कम हुआ हूँ जिंदगी में। मैं चाह रहा था यह संगीत कभी बंद ना हो। मैं पिटता जाऊँ, पिटता जाऊँ। पिताजी के लाख पूछने पर भी मैंने नहीं बताया कि किसने मुझे मारा। माँ चुप थी। मुझे स्वस्थ होने में बहुत समय लगा। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। चीज़ें मुझे साफ दिख रही थीं। जब मैं स्वस्थ महसूस करने लगा तो एक दिन पिताजी के कमरे में गया, उनके पैर छुए। वह घबरा गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा। ठीक है। वह मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद मैं बाजार कुछ खरीदने जा रहा हूँ, पर उसके लिए पैर पड़ने की क्या ज़रूरत थी। जब तक मैं उन्हें दिखता रहा वह मुझे देखते रहे। फिर मैं माँ से मिला, रामू से और अपने घर से। कुछ छूट रहा था। एक ऐसा संसार जो मेरे होने के कारण मुझ में व्यस्त था। कुछ दिनों से मैं अपने संसार में नहीं होने के बारे में सोच रहा था, तो लगा कि संसार में मैं नहीं हूँ की तरह यह संसार नहीं चलेगा। यह संसार चलेगा कि मैं हुआ करता था। मैं मुझे मेरे घर वाले याद करेंगे और मैं कहीं और हूँगा। मैं कहाँ हूँगा में आश्चर्य और चमत्कार था। सो वह मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। मैं इस बार उस आकर्षण का सपना नहीं देख रहा था। मैं उस ओर बढ़ चला था। जीवन मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। मेरे पिटने पर वह चुप था, जैसे उसके पिटने पर मैं। स्टेशन छोड़ते वक्त उसने कहा, कहाँ जाओगे? शहर, मैंने कहा। जीवन के लिए इतना जानना काफ़ी था। फिर उसने कहा, मुझे खुशी है, मैं जानता हूँ, मैंने कहा। एक वक्त होता है जब तुम जा सकते हो। मैं जिस दिन जा सकता था उस दिन मैं व्यस्त था। मैं भी अभी तक व्यस्त था। जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ भी व्यस्तता होगी, पर बहुत व्यस्त मत हो जाना। क्यों? छोटी छोटी व्यस्तताएं आदमी को कॉकरोच बना देती हैं। फिर उसे लगता है कि वह कभी भी नहीं मरेगा। जीवन थोड़ा उग्र हो गया था। ट्रेन आने में अभी वक्त था। मैं स्टेशन के बाहर जीवन के साथ खड़ा था। वह स्टेशन के भीतर नहीं जाएगा, मुझे मालूम था। मैं भीतर जाने को हुआ। कुछ देर रुक जाओ, अभी तुम्हारी ट्रेन आने में समय है। मैंने अपना सूटकेस वापस रख दिया। चाय पियोगे ना? कुछ खाओगे? भूख नहीं है। जीवन के भीतर पता नहीं क्या चल रहा था। मेरी इच्छा हुई कि उससे सीधा पूछ लूं कि क्या बात है, पर मैं उसके सामने शांत खड़ा रहा। मैं सच में शांत था। जीवन अशांत था, जो छूटने वाला था। मैंने सूटकेस उठाया और स्टेशन की ओर चलने लगा। जीवन मुझे देख रहा था। वह कुछ देर के लिए ही सही मुझे रोक लेना चाहता था, पर मैं रुका नहीं। मैंने उसे आखिरी बार पलट कर देखा। वह वहीं खड़ा था, मुझे देखता हुआ। मुझे उसकी कॉकरोच वाली बात याद आई और मैं पलट गया। मैंने स्टेशन पर अपना छोटा सा सूटकेस लिए बैठा था। ट्रेन दाहिनी तरफ से आएगी और बाईं तरफ को मुझे ले जाएगी। ट्रेन देर से नहीं चल रही थी और इस बार मैं सही समय के आसपास कहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।